गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वो था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मैंने आपको ये चैप्टर जो है स्टार्ट करवा दिया था। आपको बताया था कि कैसे जो है सेल की डिस्कवरी की गई थी, किन्होंने की थी, कौन से साइंटिस्ट ने की थी। जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी। और वो किसकी हेल्प से की थी? एक कोक की हेल्प से। ठीक है, जो कि क्या होता है, बाग टी का, यानी कि टी के बाग में से मिलता है। ठीक है, तो उस यानी कि छाल में से क्या है, आपको एक कोक ऑब्टेन होता है। इस कोक की कोक को जब उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोपिक स्टडी की थी। ठीक है, तो उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने क्या पाया था कि बहुत सारे जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो देखने को मिले थे, और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया था, सेल का नाम दे दिया था। ठीक है, तो ये सब जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और फिर किस किस कौन कौन से माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन किसने की थी। ठीक है, उसके बाद सेल थ्योरी किसने इन्वेंट किया था, और जो हर एक सेल होता है उनके अलग अलग डिफरेंट शेप और साइज़ होते हैं, ये सब भी आपको मैंने बता दिया था। तो जो आज का टॉपिक है, व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ। अब आपको पता लग गया था कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल के अंदर क्या पाया जाता है। तो वही है, जो सेल है वो किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। अब आज आपका जो टॉपिक है वो क्या है कि सेल जो है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है। व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आज हम कवर करेंगे। वी सो अबव द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट। हमने जो है स्टार्टिंग कल जो मैंने लास्ट जो वीडियो करवाई थी, जो लास्ट क्लास करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हर सेल के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती हैं, और हर सेल ऑर्गेनली का अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनली जैसे कि न्यूक्लियस या फिर गोल्गी अपरेटस, कुछ गोल्गी अपरेटस होंगे, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अलग अलग सेल ऑर्गेनली जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो यानी कि सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनली। ठीक है, इसी इसी से ही यानी कि हमारी अब कैसे हमारा जो सेल है वो ऑर्गेनाइज होता है। तो अगर हम स्टडी करते हैं सेल की किसके अंदर, इफ़ वी स्टडी अंडर अ सेल, यानी कि स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। अगर हम सेल की स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें बहुत सारे फीचर्स जानने को मिलेंगे सेल के बारे में। तो वो कौन कौन से होंगे, यानी कि जो सेल है, सबसे पहले जो तीन चीज़ें जो मोस्ट कॉमन होती है सेल के अंदर, वो क्या होगी, सेल के बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो हर किसी सेल के अंदर पाई जाती है वो क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन, जिसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, इन ये तीनों पार्ट जो है मिलके क्या कर रहे हैं, सेल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और इसी के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है इस साइटोप्लाज्म में, इस फ्लूइड के अंदर। तो अब आपको पता लग गया होगा कि एवरी सेल, यानी कि हर सेल के अंदर तीन जो हैं कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, बाहर जो है सेल के आउटर कवरिंग जिसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और इसी न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कि साइटोप्लाज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर्स। यही इन्हीं फीचर्स की हेल्प से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना सेल के अंदर, या फिर सेल का जो इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फीचर्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, जो सेल है। ठीक है, सेल की आउटर कवरिंग जो सेल के बाहर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर हम जिसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो कैसे किस किस चीज़ों से वो मिलके बनी होती है और क्या किन चीज़ों में वो सेल की हेल्प करती है। तो दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये क्या होती है, सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। ठीक है, दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं, ये जैसे कि आप, ये क्या है, सेल है, और ये सेल की आउटर कवरिंग है। और ये क्या काम करती है कि जो सेल के अंदर के कुछ कंपोनेंट है, कुछ ऑर्गेनलीज हैं, ठीक है, उनको जो बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं जिसको सेल ऑर्गेनली कहा जाता है, जैसे कि गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइजोसोम्स। ठीक है, ये जितना भी सेल का कंटेंट है उसको क्या करती है, आउटर एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करती है। कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, अलोज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी कि ये क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि सेल के अंदर
जो है एंट्री और एग्जिट को परमिट करती है, कि जो भी यहाँ पर कुछ सॉल्युबल सब्सटेंस होंगी, ठीक है, उनकी एंट्री और एग्जिट का काम जो है वो किसकी हेल्प से होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है। उसके बाद इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, और ये क्या कर देती है, कुछ मटेरियल की मूवमेंट को ये स्टॉप कर देती है, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल जो क्या होंगे, वेस्ट मटेरियल होंगे, उनको ये यानी कि सेल के अंदर जाने से रोकती है, ठीक है, प्रिवेंट कर देती है कुछ यानी कि मटेरियल को इस सेल के अंदर जाने से। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी वजह से जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसे क्या कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये क्या कर रही है, कुछ ही चीज़ों को, ये सिलेक्टिवली चीज़ों को ही क्या कर रही है, अंदर जाने के लिए अलो कर रही है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, कुछ ही चीज़ों को ये क्या करती है, अंदर जाने के लिए परमिट करती है, और ये अलो करती है कुछ चीज़ों को अंदर जाने के लिए और एग्जिट करने के लिए, ठीक है। इसी वजह से इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो हाउ डज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। तो ये जो मूवमेंट होती है सेल के अंदर, यानी कि जाना किसी भी सब्सटेंस का या बाहर आना, ठीक है, ये कैसे होती है, ये मूवमेंट कैसे होती है किसी भी सेल के अंदर। तो ये कोई भी सब्सटेंस जो वो सेल से कैसे मूव आउट करते हैं, उन स्टेप के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है, सम सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूज़न क्या होता है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पर क्या है कि आपका सेल है, और यहाँ पर क्या बाहर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी हुई है, जो कि कुछ पार्टिकल्स को क्या कर रही है, अलो करना सेल के अंदर जाने को, और कुछ को ये क्या कर रही है, अलो कर रही है एग्जिट के लिए, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये करता है डिफ्यूज़न प्रोसेस पे, कि कुछ जो सेल के अंदर जो गैसेज होंगी, ठीक है, जो गैसेस की एंट्री होगी वो किसकी हेल्प से होगी, वो जो होगी बाय डिफ्यूज़न प्रोसेस, ठीक है। वो कैसे होती है, एक एग्जांपल के लिए आपको मैं बताती हूँ। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि डिफ्यूज़न क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊँगी एक्टिविटी कैसे होती है। देखो, डिफ्यूज़न क्या होता है कि जहाँ पर यानी कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना, यानी कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होना, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को ही डिफ्यूज़न कहा जाता है, ठीक है। कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट हो रही है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। अब ये आप कहोगे हाई कंसंट्रेशन ये क्या है, तो प्रॉपर डेफिनेशन है, समझ नहीं आया, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कैसे। अगर कुछ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, ठीक है, हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि वो रेस्पायर कैसे करते हैं, उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। तो बाहर क्या होगा कि बाहर के एनवायरनमेंट में, ये क्या है, बाहर का एनवायरनमेंट, ठीक है, तो बाहर के एनवायरनमेंट में क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बाय डिफ्यूज़न प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है और इनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो बाय डिफ्यूज़न प्रोसेस मैंने अभी क्या बताया कि मूवमेंट होना किसका, मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है वो क्या कर जाती है, डिफ्यूज़ कर जाएगी सेल में, ठीक है। अब ऐसे ही इनके सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही डिफ्यूज़न होगी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो ये CO2 क्या कर जाएगी, सेल से बाहर जो है वो मूव कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है, कौन से प्रोसेस से हो रहा है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से हो रहा है, ठीक है। और किसके अक्रॉस हो रहा है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके अक्रॉस हो रहे हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा आई होप कि डिफ्यूज़न होता क्या है। तो सम सब्सटेंसेस जैसे कि कुछ गैसेज हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वो क्या करती है, मूव करती हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एक प्रोसेस से, जिसको कि डिफ्यूज़न कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है, वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर चैप्टर्स। आप यानी कि डिफ्यूज़न के बारे में पहले पढ़ के भी आए हो, ठीक है। वी सो दैट देयर इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। आप देखोगे यहाँ पर कंटिन्यूस जहाँ पर मूवमेंट हो रही होती है सब्सटेंस की, वहीं पर क्या होगा कि जो मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की वो हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है, उसी को ही डिफ्यूज़न कहा जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स। और यही जो होता है ना, ऐसा ही सेम जो है वो सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सम सब्सटेंसेस जैसे कि CO2 है, जो कि क्या होता है यहाँ पर,
CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेलुलर वेस्ट होगा, ठीक है, रिक्वायर्स टू बी द एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल। तो जिसको क्या होता है, सेल में से निकलना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स, यानी कि कुछ ऐसा गैसेज हैं जैसे कि CO2 हैं जो कि वेस्ट है, उनका सेल में से निकलना जरूरी है, ठीक है। तो फिर वो कैसे होगा, वो क्या होगा, वो उनकी कंसनट्रेशन जो है वो हाई हो जाती है सेल के अंदर, ठीक है, इनसाइड द सेल। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसनट्रेशन ऑफ द CO2 इज लो। यहाँ पर क्या आपका सेल है, ठीक है, और इन्होंने बताया कि CO2 की कंसनट्रेशन जो कि वेस्ट है और उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसमें जो कंसनट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो क्या है, कम है, ठीक है। तो एज कंपेरिजन टू, किसके कंपैरिजन में, सेल के इनसाइड, यानी कि सेल के अंदर के कंपैरिजन में सेल के बाहर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, और इसी वजह से अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इनसाइड द सेल एज सुन एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो जो CO2 है वो मूव कर जाएगा आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो CO2 है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा है, तो वो क्या कर जाएगा, सेल से बाहर मूव कर जाएगा, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कि हाई मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या इसकी हायर कंसंट्रेशन थी, तो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ चला गया, एनवायरनमेंट में जहाँ पर कम कंसंट्रेशन थी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसी को ही क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है। सिमिलरली जैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट है जिसको बाहर निकाला गया है, वैसे ही ऑक्सीजन जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सेल के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो वो कैसे करेगा बताती हूँ मैं आपको। देखो अब यहाँ पर क्या है कि सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेज। जैसे कि आपका सेल है और इसके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, वही डिफ्यूज़न प्रोसेस होगी। यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहाँ पर हायर है, यहाँ पर, तो ये मूव कर जाएगा हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इस तरह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई है वही सेम इसके अंदर बताया गया है यहाँ पर। फिर उसके बाद वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। जैसे गैसियस का एक्सचेंज होता है सेल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, वैसे ही वाटर का मूवमेंट भी जो है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि सेल के अंदर जो आपकी सेल है, ठीक है, सेल के अंदर जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है यानी कि गैस की मूवमेंट हो रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की या CO2 की, तो वो कौन से प्रोसेस से होती है, डिफ्यूज़न प्रोसेस से। लेकिन जो यहाँ पर वाटर की मूवमेंट होती है सेल के अंदर वो किसकी हेल्प से होती है, वो होती है ओस्मोसिस प्रोसेस से। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओस्मोसिस क्या होता है। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस होता है कि मूवमेंट होना मॉलिक्यूल्स का, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, एक सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, किसकी हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर किसकी हेल्प से ये मूवमेंट होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे होती है ऑस्मोसिस, कि अगर यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, आप मान लो कि एक बीकर है, इसके अंदर क्या है, हायर कंसंट्रेशन जो है आपको देखने को मिल रही है, और एक के अंदर क्या होगा, अमाउंट जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट होगी, बीच में क्या होगी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। मेम्ब्रेन की हेल्प से क्या करेंगे, जब भी लेवल क्या होगा, इस साइड जो होगा आपका लेफ्ट साइड पे क्या है, यानी कि हायर है, और इस साइड क्या है, लोअर है, तभी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अलो करेगी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, पास कर जाएं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के अंदर, ठीक है। और तब तक ये क्या करते हैं, पास होने देते हैं जब तक कि दोनों साइड जो है लेवल इक्वल ना हो जाए, ठीक है। जब दोनों साइड यहाँ पर क्या है, लेवल सेम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को रोक देगा, और इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है। कि जो मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, उसी को ही ऑस्मोसिस कहा जाता है। और किसकी हेल्प से हो रही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। जब भी यहाँ पर क्या हो रहा है,
जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर क्या है मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम हैं, तभी क्या करेगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलो करेगी कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर जाएं यहाँ पर, ठीक है। जब दोनों के बीकर में सेम लेवल हो जाएगा, सेमी परमेबल स्टॉप कर देगी, दोनों का लेवल सेम हो गया, ठीक है। तो इसी को ही ऑस्मोसिस कहा जाता है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसी को ही क्या कहा जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो सेल के अंदर पानी की मूवमेंट होती है वो किसकी हेल्प से होती है, वाटर की मूवमेंट जो है वो सेल की, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर क्या सेल, ठीक है, सेल के बाहर क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो पानी जा रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है आउटर एनवायरनमेंट में पानी जो है वो ज़्यादा होगा और अंदर जो है पानी कम होगा, तो क्या होगा ऑस्मोसिस की हेल्प से ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसका काम करती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, जो अभी मैंने आपको बताया था। तो ये क्या करेगी, वाटर यहाँ से जब भी यहाँ पर कंटेंट कम होगा पानी का और यहाँ ज़्यादा होगा सेल से बाहर, तो पानी जो है वो मूव कर जाएगा, ठीक है। किसकी हेल्प से, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से, जो किसकी तरह काम कर रही है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया कि द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन वाटर, और ये डिपेंड करता है कि पानी के अंदर कितना अमाउंट डिजोल्व है। और यहाँ पर ऑस्मोसिस की हेल्प से जो आपका वाटर है वो मूव कर जाएगा हाइयर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, लेकिन किसकी हेल्प से, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से, ठीक है। और तब तक यानी कि ये मूव करेगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम तक ना पहुंच जाए, जब तक कि दोनों साइड पर सेम ना हो जाए, ठीक है। यानी कि जो पानी का लेवल है वो सेल में भी इक्वल हो जाए और बाहर भी, ठीक है। जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक ये क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट आपका व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट एन एनिमल सेल। अगर आपको नेक्स्ट बोला गया कि अब ऐसा व्हाट विल हैपन इफ़ वी पुट, यानी कि अगर हम क्या करते हैं कुछ एनिमल सेल को या प्लांट सेल को शुगर या सोल्ट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। यानी कि बट क्या होगा कि अगर हम एक एनिमल सेल को या प्लांट सेल को, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है पानी का सॉल्यूशन है, ये पानी का सॉल्यूशन है जिसमें चाहे तो आप चीनी मिला दो, ठीक है, शुगर मिला दो या फिर आप सोल्ट मिला दो, ठीक है। आपने पानी का एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसके अंदर क्या है सोल्ट है या फिर शुगर, कुछ भी डिज़ोल्व कर दो। आपको पता है ये जो शुगर है वो क्या है, सोल्यूट है। मैंने आपको चैप्टर सेकंड में बताया भी था कि जो आपका यहाँ पर सोल्यूट है जो घुल जाता है पानी के अंदर, ठीक है, उसे सोल्यूट कहा जाता है, और जिसमें घोला जाता है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। तो पानी आपका क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आपने एक सॉल्यूशन लिया है जिसके अंदर क्या है पानी है और आपने यानी कि सॉल्वेंट है और सोल्यूट है, और आपने उसके अंदर एनिमल सेल को पुट कर दिया, तो आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। तो इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, अगर यानी कि ये सेल है, अगर इसके बाहर का जो मीडियम है वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है पानी की, वाटर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो क्या होगा वहाँ पर उस केस के अंदर क्या होगा कि अगर बाहर जो है सेल के बाहर अगर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देन द सेल मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि किसी सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि सेल के बाहर बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पानी है, तो इस केस में क्या होगा, जो ये वाटर है एनवायरनमेंट से वो सेल के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगा या ठीक है मूव कर जाएगा, किसकी हेल्प से करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और इसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जिस केस में आपका जो सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा हो, जो अब यहाँ पर क्या था आपको देखने को मिला, यहाँ पर पानी ज़्यादा था एनवायरनमेंट में, ठीक है, सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सॉल्यूट कम हो तो उसको वैसे भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो अब इस केस में जब यहाँ पर क्या है आपका सेल था और सेल के एनवायरनमेंट में पानी यानी कि वाटर बहुत ज़्यादा था, तो उस केस में क्या हुआ, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस की हाइयर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में पानी मूव कर जाएगा, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्योंकि ये जो पानी है अब वो आउटर एनवायरनमेंट से इनर एनवायरनमेंट में जा रहा है, सेल के अंदर जा रहा है, तो अगर आप कभी भी बैलून को फुलाओगे तो फुलाने के बाद वो क्या हो जाता है, स्वेल कर जाएगा ना, ठीक है। ऐसे ही अगर आप पानी भी डाल दोगे बैलून के अंदर तो वो क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है। वैसे ही अगर आपके सेल के अंदर पानी जाएगा तो आपका सेल क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। पानी जाते ही क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा। तो अब हम क्या कहेंगे
आपको पता लगे इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं कि जब क्या होगा कि जो हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है, मूवमेंट हो रही है। और यहाँ पर क्या है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा पानी जो है एंटर कर जाएगा सेल के अंदर, जिससे कि क्या हो जाएगा, जो आपका सेल है वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, आपने ये केस देख लिया कि इस हाइपोटोनिक होता क्या है, जिसके अंदर क्या होगी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, तो बाहर के एनवायरनमेंट में जब पानी ज़्यादा था तो क्योंकि यहाँ पर कम है तो इसलिए क्या मूव कर रहा है, सेल के अंदर मूव कर जाता है पानी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और मूव करने से क्योंकि आपका सेल क्या है, स्वेल हो रहा है, ठीक है, फूल जाता है, तो इसी कंडीशन को ही हम बोलते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। अब नेक्स्ट कंडीशन के अंदर आप पढ़ोगे, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम, अगर आपका यानी कि सेल के अंदर भी पानी जो है इक्वल है और एनवायरनमेंट में जो पानी प्रेजेंट है वो भी सेम है। ठीक है, सेल के अंदर भी सेम वाटर है और बाहर भी, ठीक है, इक्वल पानी है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है वहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वहाँ पर किसी तरह की मूवमेंट नहीं होती, ठीक है, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कोई भी मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी और उस कंडीशन को बोला जाता है आइसोटोनिक कंडीशन। ठीक है, और जो यहाँ पर सेल है वो क्या रहेगा, उसका साइज भी जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन, आपको यानी कि सेल के अंदर जो है पानी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पानी क्या है, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है और आउटर एनवायरनमेंट में पानी जो है वो क्या है, कम है, वाटर क्या है, बाहर कम है। ठीक है, और यहाँ पर सेल में क्या है, ज़्यादा है, तो अब वही है कि आपकी यानी कि ये वाटर जो है वो मूव कर जाएगा हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, सेल से बाहर मूव कर जाएगा। और जब ये बाहर निकल जाएगा सेल से तो सेल के अंदर कुछ नहीं बचेगा, तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, बैलून में से अगर आप पानी निकाल दोगे तो वो श्रिंक हो जाता है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचता, बिल्कुल अपनी शेप ले लेता है वो। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका श्रिंक कर जाएगा और उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, यहाँ पर उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कि जब यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट कम होगा, आपका सॉल्वेंट यानी कि पानी क्या है, कम है और सॉल्यूट ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि सेल के अंदर आपका क्या था, ज़्यादा पानी था, इसीलिए वो क्या कर रहा है, आउटर एनवायरनमेंट में चला जाएगा और सेल आपका क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, श्रिंक हो जाएगा। तो उस कंडीशन को बोला जाता है यहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओस्मोसिस जो है एक स्पेशल केस का डिफ्यूज़न होता है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से होता है। और जो ये ओस्मोसिस होता है वो किसके लिए होता है, वाटर की मूवमेंट के लिए होता है। और डिफ्यूज़न किसके लिए होता है, जो भी गैसेस का डिफ्यूज़न होगा, मतलब गैसेस की मूवमेंट के लिए क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस। ठीक है, अब आपकी जो एक्टिविटी है उसके अंदर सेम यही जो मैंने आपको बताया वही बताया हुआ है। नेक्स्ट आपको कहा गया कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ओस्मोसिस। ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि जो एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे कि अमीबा या पैरामीशियम, ये क्या करते हैं, जो कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, या कुछ प्लांट सेल होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी को गेन करते हैं, कौन से प्रोसेस से, ओस्मोसिस से। आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स के यहाँ यानी कि रूट के अंदर, रूट की हेल्प से क्या करते हैं, वाटर लेते हैं। ठीक है, और कौन लेके जाते हैं, जाइलम लेके जाता है। तो वो कैसे लेते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। यहाँ पर क्या है, सोइल क्या, आप क्या करते हो, सोइल के अंदर पानी दे देते हो। ठीक है, मिट्टी के अंदर जब आप पानी देते हो तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर की कंसनट्रेशन क्या होती है, आपको देखने को मिलेगी, सोइल में ज़्यादा होगी वाटर की कंसनट्रेशन। ठीक है, और रूट्स के अंदर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस ये जो है, जब तक यहाँ पर ये पानी मूव करेगा, जब तक कि दोनों साइड जो है लेवल सेम ना हो जाए। ठीक है, फ्रॉम द यानी कि कंसनट्रेशन जो है वो क्या करेगी, फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, और तब तक कि दोनों साइड जो है सेम हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो पानी का मूवमेंट हो रहा है प्लांट्स के अंदर, वो किससे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। जो एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, जो मैंने अभी बताया आपका कहाँ से होती है, प्लांट रूट से, वो भी एक एग्जांपल है ओस्मोसिस का ही। ठीक है, और डिफ्यूज़न कब होता है, जब यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तब कौन सी प्रोसेस होती है, तब होती है डिफ्यूज़न प्रोसेस। वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। उसके बाद है, इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। और इन सब को छोड़ते हुए जो सेल होते हैं ना, वो भी अपना न्यूट्रिशन जो है एनवायरनमेंट से इन्हीं प्रोसेस से ऑब्टेन करते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करेंगे, मूव इन एंड मूव आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग द यूज़ ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, कुछ सेल के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर जाएंगे और या बाहर जा रहे हैं, तो उस
उस टाइम पर क्या होगा कि कुछ एनर्जी का यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये आपकी सेल है, ठीक है, सेल के बाहर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि जैसे आप लचीली बोलते हैं ना कि ये कोई भी शेप ले सकती है, ठीक है। और ये किससे मिलके बनी हुई होती है, मतलब ये हार्ड नहीं होती, ठीक है, ये कोई भी शेप ले सकती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। उसके बाद ये किससे मिलके बनी होती है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसे लिपिड कहा जाता है और प्रोटीन, जो कि 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा ही। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी बनी होती है किससे, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। हाउ एवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आप इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को अगर आप अपनी अनएडेड आई से देखते हो, अपनी नंगी आई से देखते हो, तो आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। आप इस स्ट्रक्चर को सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है, वो किस में हेल्प करती है, फूड को इनगल्फ करने में, ठीक है, या फिर अदर मटेरियल को उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनगल्फ करने में। जैसे कि अगर आप अमीबा की बात करते हो तो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि एक सेल से मिलकर बना होता है। ये अमीबा की शेप कुछ इस टाइप से होती है और वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, उनके बाहर जो ये सेल वॉल होती है वो किसी भी शेप को, कोई भी शेप जो है वो ले लेते हैं ये, ठीक है। जब भी इनको कहीं भी फूड दिखता है, कोई भी फूड पार्टिकल जब भी इनको दिखता है, ये तभी की तभी अपनी इस सेल की शेप को चेंज करते हैं, ठीक है, अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बाहर निकालते हैं और अपने इस फूड को अपनी बॉडी में ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो कोई भी शेप ले लेती है, तो उसकी हेल्प से क्या कर रहे हैं, फूड को इनगल्फ कर रहे हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। कि जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, फूड सेल जो है वो फूड को इनगल्फ कर पाते हैं, खा पाते हैं, कहाँ से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से। और इसी प्रोसेस को जो है वो एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। और अमीबा जो है वो इसी प्रोसेस से फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, जैसे ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब भी इनको फूड दिखता है, फूड के पार्टिकल दिखते हैं, ये अपनी सेल की शेप को चेंज कर लेते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बाहर निकालेंगे और इस फूड को कैप्चर कर लेंगे और अपनी बॉडी में ले आते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, अपने फूड को लेके आ रहे हैं, किसकी हेल्प से, अपने ये, क्योंकि इनकी सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, कोई भी शेप ले लेती है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। अब आपका आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आगे आपको आगे करवाऊँगी, ठीक है। आपके आगे जो है सेल वॉल, न्यूक्लियस, ये सब जो है टॉपिक कवर करवाऊँगी। और अगर आपको इनमें से कुछ ना समझ आया तो आप पूछ लेना। थैंक यू।